वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास ये 6th चैप्टर है, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और ये काफ़ी बेहतरीन सा चैप्टर है, काफ़ी इजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर चैप्टर अच्छे से समझना है बस एंड तक वीडियो को देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। छोटी बड़ी बातें आपको हम हलवा बना के देंगे, बिना चबाए निकल जाइएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी देखने वाले वीडियो में एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे लास्ट में, तो बस एंड तक देखो। पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके भाई वीडियो को लाइक वाइक करके बैठो, पानी वानी पी के, जो भी 1 आध घंटे का वीडियो होने वाला है शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, मिल करके देखना है। ये एनसीईआरटी है, नया सिलेबस जो है हमारे पास। तो लिखा है कि वन डे, अच्छा यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये जो टर्म है रिस्पिरेशन, इसी टर्म के बारे में ही बेसिकली यहाँ पर पूरा डिस्कस होने वाला है। तो मैं शुरू में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस ये कहूँगा कि रिस्पिरेशन हमारा ब्रीदिंग का ही एक मतलब रिस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, ब्रीदिंग, जो हम सांस लेना कहते हैं जिसको। तो ये काफ़ी डिटेल से आगे समझाया गया है, तो मैं यहाँ पर क्या ही करूँगा। बाकी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जानदार, हम इंसान भी हैं शामिल इसमें, और पेड़ पौधे भी शामिल हैं, और बाकी छोटे बड़े सभी जानदार, ठीक है। तो कह रहा है कि वन डे बूझो वाज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, और हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। अब बूझो जो है अपने दादाजी का इंतज़ार कर रहा है, बस स्टैंड जाएगा। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम, है ना, एट द बस स्टॉप। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट। दौड़ करके पहुंच गया जल्दी से। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, लेकिन जब वो पहुंचा तो वो तेज़ी से सांस ले रहा था, सांस उसके फूल रहे थे, ओके। ध्यान दीजिएगा। हिज ग्रैंडमदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट। बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। अब उसकी दादी कह रही है कि हाफ क्यों रहे हो, सांस इतनी तेज़ी से क्यों ले रहे हो। तो वो कह रहा है कि मैं भागते भागते आया हूँ, मैं दौड़ते दौड़ते आया हूँ पूरे रास्ते, इसीलिए मेरी सांस फूल रही है। अब यहाँ पर उसके दिमाग में एक सवाल आएगा, बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। लेकिन आखिर इस तरह से तेज़ दौड़ने से कोई इंसान जो है तेज़ सांस लेने क्यों लगता है, क्यों सांसें फूलने लगती है, क्यों हाफने लगता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द आंसर टू बूझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। लेकिन इसको समझने से पहले कि हमारी सांसें क्यों तेज़ हो जाती हैं दौड़ते वक्त, हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम सांस ही क्यों लेते हैं, तब जाकर के फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा आगे, ठीक है। लेकिन पहले ये समझना होगा कि हम सांस क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि द आंसर टू, अच्छा ये हो गया, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। अब यहाँ से आप अंडरलाइन करना शुरू कर सकते हो। चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ। क्या ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। बेसिकली रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है वो एकदम से सेम चीज़ नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन के अंदर जो है ब्रीदिंग आता है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। चलिए इतना याद रखिए, आगे बताएंगे। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन। तो चलिए रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ब्रीदिंग समझ में आ जाएगा। हमारे पास टॉपिक है वाई डू वी रिस्पायर, कि आखिर हम ये जो सांस लेने का प्रोसेस है ये क्यों करते हैं, जो भी बूझो के सवाल का जवाब के लिए ज़रूरी है। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। अब आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स लिंक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि हमारा एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसका नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। जैसे एक बिल्डिंग ईंटा से मिलकर बनता है, हमने कहा था कि हमारे बॉडी में भी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है, जिसका नाम सेल है। अब यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा है, क्या ये अंडरलाइन कर लो कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सेल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा है कि सेल है हमारे बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल, जो हमें बनाने में हेल्प किया है, बिल्ड करने में हेल्प करा है, एंड फंक्शनल। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है, फंक्शनल भी है। अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल वाली बात होती तो हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या फंक्शनल वाली बात नहीं होती, तो ये स्मॉलेस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि हम आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम को देखने की भी क्षमता है, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेल के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और भी, जिसको हम आज जानते हैं अच्छे से। इवन कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है या साइटोप्लाज्म होता है, या फिर हम कह लें कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर ये स्मॉलेस्ट क्यों कह रहा है, तो इसका जवाब है क्योंकि ये फंक्शनल है। एक सिंगल लाइफ जो है एक सेल में एग्जिस्ट कर सकता है, एक सिंगल सेल जो है एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर सकता है, और आपने अमीबा का एग्जाम्पल भी पिछले चैप्टर में देखा था। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे यूनिसेलुलर ही हैं। जैसे आप
अमीबा देखे थे कि अमीबा जो है कैसे खाना वाना भी खाता है, रिस्पायर भी करता है, और वो है एक ही सेल का बना हुआ। तो बेसिकली एक सेल जो पूरी तरीके से फंक्शनल भी है, काम भी कर सकता है, उसमें पूरा एक लाइफ प्रोसेस है, पूरा वो जिंदा रह सकता है खुद में इंडिपेंडेंट होकर के, एक सिंगल सेल। तो सेल एक ऐसा यूनिट है जो बहुत छोटा है, जो हम लोगों को बनने में हेल्प करता है, लेकिन हमारे बॉडी में जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होता है, वहाँ पे वो फंक्शनल है। यानी जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने का काम ऐसा लग रहा है कि नाक से लेते हैं, फेफड़े का काम है, लेकिन हर एक सेल इसमें हिस्सेदार है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेल के अंदर का हर एक पार्ट इसमें हिस्सेदार है। ऐसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खा करके हम उससे एनर्जी लेते हैं, तो यहाँ पर हर एक सेल, हमारे बॉडी का हर एक सेल इसमें पार्ट लेता है इस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि हम ये नहीं कह सकते कि सेल के अंदर का हर एक पार्ट इसमें हिस्सा लेता है। तो कहने का मतलब है कि ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपने उतना ध्यान से इसको नहीं सुना या नहीं समझा, आप एक बार रिपीट देख लो, समझ में आएगा। और जैसे जैसे हम ऊपर क्लास में जाएंगे अलग से ये चैप्टर बनेगा और फिर और डिटेल से समझ में आ जाएगा। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन। देखो अब यहाँ पर कह रहा है कि हर एक सेल ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करता है। हर एक सेल क्या? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो? ये वो प्रोसेस हैं जो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं ये सब, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, और ये सब प्रोसेस हमारे हर सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। एक एक सेल में ये सब कुछ हो रहा होता है। इसके अलावा ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है रिस्पिरेशन। तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के अलावा न्यूट्रिशन भी सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है बच्चों। और यही वो 4-5 चीज़ें हैं जो जिंदा रहने के लिए सबसे बेसिक हैं। ये प्रोसेस के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई एक भी मिसिंग हो तो। अब रिप्रोडक्शन का केस थोड़ा अलग है, तो एग्जिस्टेंस पे वो सवाल आ जाएगा, जिंदा तो रह सकते हैं। चलिए, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। अब क्या कह रहा है कि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको याद करना है, क्या कि कोई भी काम करने के लिए परफॉर्म दिस फंक्शन हमें एनर्जी चाहिए। और आपको एनर्जी का डेफिनेशन अगर आपने पहले कभी सुन रखा है तो वो भी यही है कि एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम करिए, चाहे आप फिजिकली, आप जैसे बाहर में हम कुछ उठाएंगे, अभी आपके सामने हम बोल रहे हैं, इसमें भी एनर्जी चाहिए, और कोई भी काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उसमें भी एनर्जी चाहिए। एट द सेम टाइम हमारे बॉडी के अंदर जो हम सबकॉन्शियसली जो है कर रहे हैं, अपने आप हम कर रहे हैं, वो सब परफॉर्मेंस के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। सपोज करिए कि आप सो रहे हैं, आपके बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है सोते हुए भी, जैसे हमारा ब्लड हमेशा सर्कुलेट कर रहा होता है, सेल वहाँ पर बहुत सारा बिल्ड हो रहा होता है कि नहीं है। तो क्या सारे परफॉर्मेंस, डाइजेशन वगैरह कंटिन्यू चल रहा होता है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर रहे अभी फिलहाल कुछ, बट वो हो रहा होता है, और उन सब को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। लग रहा है कि बैठ के पढ़ रहे हैं भैया, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बट स्टिल आप अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह कन्वर्ट हो रहा है, बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा होगा जो आपको नहीं दिख रहा है, मैक्रो लेवल पे हो रहा है आपके बॉडी के अंदर में। उन सब को करने के लिए एनर्जी चाहिए, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। अब यही सवाल आता है कि ठीक है एनर्जी चाहिए, समझ गया सर, मान लिया, बट एनर्जी आता कहाँ से है? जवाब है कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आपको याद ही है आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? खाने का टाइम होता है बोलते हैं खाना खा लो, है ना? क्यों? क्योंकि यही खाना है जो आपके बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए आपको रेगुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है? ये फूड में स्टोर्ड है। कहाँ? फूड में। विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। क्या एनर्जी फूड में स्टोर्ड है? ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये एनर्जी रिलीज कैसे होगा, ये एनर्जी यूज कैसे होगा? तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? रिस्पिरेशन है। कहने का यहाँ पर ये समझ में आ रहा है हमें कि सिर्फ फूड अगर आपके पास है, आपके बॉडी में फूड है, तो भी आपको एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक कि रिस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जैसे आप सपोज करिए आपके घर में खाना है, आपके किचन में खाना बना हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब आपको भूख नहीं लगेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको खाना, आप किचन में है या स्टोर रूम में चावल रखा हुआ है तो उससे आपको एनर्जी मिलता रहेगा, नहीं। कहने का मतलब है कि बॉडी में आपका खाना पहुंच भी गया अंदर, तो एक और प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस, वो है रिस्पिरेशन, जो एक्टिव होगा तभी ये एनर्जी आपके बॉडी में एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे और देखेंगे और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका आप अंडरलाइन कीजिएगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली रिस्पिरेशन क्यों करते हैं?
तो इसका आंसर मिल गया कि हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं एनर्जी के लिए, जो कहाँ से लेते हैं? फूड से। हम लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी पाने के लिए कहाँ से? फूड से हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, अब यहाँ पर एक वर्ड है ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन। पहले मैंने कहा कि ब्रीदिंग रिस्पिरेशन का पार्ट है। वी ब्रीथ इन एयर, अब हम लोग क्या करते हैं ब्रीदिंग में? पहले अंदर एयर लेते हैं। अंदर क्या करते हैं? एयर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग फिर एयर रिलीज भी करते हैं अपने नाक से, और उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। अब ये देखो, समझो क्या कह रहा है कि जब आपने सांस लिया, जब आपने ब्रीद इन किया और ऑक्सीजन आपके फेफड़े तक पहुंचा, फेफड़े पे ही वो जाकर के रुक नहीं जाता है, बल्कि वो फेफड़े से होते हुए ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में, हर एक सेल में। सब यहाँ भी सेल है और हमारे मान लो कि टो में भी सेल है ही, मान लो क्या है ही। तो हमारा जो एनर्जी, ये ऑक्सीजन है, ये फेफड़े तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ से ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होकर वो इस पार्ट तक भी पहुँचेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है अल्टीमेटली, है ना, टू रीच ईच सेल, हर एक सेल तक पहुँचता है ये ऑक्सीजन। अब कह रहा है इन द सेल, अब ऑक्सीजन वहाँ पहुँच के क्या करेगा? तो कह रहा है ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब ऑक्सीजन पहुँच गया हमारे फेफड़े से होते हुए, लंग्स से होते हुए हमारे इस टिप के सेल तक इधर पहुंच गया। अब यहाँ पर खाना भी पहुंचा हुआ होगा ब्लड के ज़रिए से ही। हमने जो खाना खाया था वो हमारे स्टोमक में गया था, इसमें न्यूट्रिशन वगैरह हो गया था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, वो खाना एब्जॉर्ब होके ब्लड के ज़रिए से यहाँ तक आया होगा। ब्लड हर जगह बॉडी में ऑफ कोर्स है, सब मानते हैं। यहाँ पर कट के देखो, कट कहीं भी करो बॉडी का, वहाँ ब्लड है। ब्लड लेके आया होगा उस ब्रेक डाउन किया हुआ फूड को, है ना, जो आपका बॉडी यूज़ कर सकता है, यहाँ पे लाके मैंने रखा था। अब इस फूड से एनर्जी बनाने का काम तब होगा, है ना, जब आपका एयर यानी ऑक्सीजन जाके यहाँ पहुँचेगा और फूड के साथ कुछ प्रोसेस करेगा। अब आप कहेंगे तो यहाँ क्यों? पेट में ही कर ले? जवाब है नहीं। हर एक सेल अपने अपने लेवल पे एनर्जी बनाएगा और हर एक सेल अपने अपने लेवल पे उस एनर्जी का यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह हमारे पास एक फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री में सब कुछ बन रहा है और वहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ पर पावर हाउस के फॉर्म में पूरा बॉडी का हर एक सेल काम कर रहा है, सब थोड़ा थोड़ा कर रहा है और मिलकर के पूरा हमारा ये बेहतरीन सा बॉडी फंक्शन कर पा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? आप सेलुलर रिस्पिरेशन का यहाँ तक क्लियर कर दो और यहाँ से आप डेफिनेट अंडरलाइन कर लेना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन? तो सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है कि जब हम लोग सेलुलर लेवल पे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हर एक सेल तक हमारे पास फूड भी पहुंचा है और हर एक सेल तक ब्लड के जरिए से हमारे पास ऑक्सीजन भी पहुंचा है, और वहाँ वो कुछ ब्रेक डाउन करेगा, वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा और वहाँ एनर्जी फॉर्म करेगा जो सेल के लेवल पे, उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड, okay, you can see here that respiration is a process where we form energy from the food. So in this cellular level also it will be the same process where breakdown of food release energy. Okay, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हर सेलुलर लेवल पर जो रिस्पिरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर ये है कि ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन है ये सिर्फ हम ह्यूमंस बीइंग के लिए नहीं है, बल्कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। यहाँ पर इवन के ह्यूमन, ये नहीं कहा कि ऑल लिविंग ह्यूमंस या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में छोटे बड़े इवन के प्लांट्स भी आ गए, ठीक है। प्लांट्स में भी जिस तरह के बहुत सारे कैटेगरी के प्लांट्स हैं, सारे के सारे हमारे दुनिया में जो हम देख पा रहे अपने आसपास में वो सब, और जो हम नहीं देख पा रहे वो सब जानदार इसमें शामिल हैं ऑर्गेनिज्म में, और हर एक में ये प्रोसेस हो रहा है रिस्पिरेशन का, जिससे कि एनर्जी फॉर्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन द सेल द फूड यानी ग्लूकोज। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? फूड यानी ग्लूकोज क्यों? देखो, बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड ही का एक कंपोनेंट है ग्लूकोज, एज यू नो। तो ग्लूकोज जो होता है बेसिकली वो एनर्जी फॉर्म करने में खासा जो है हिस्सा लेता है, पार्ट लेता है। बाकी और भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ही है ग्लूकोज तो, और भी जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाकी काम में, जैसे कि हमने पढ़ा था कोई ग्रोथ में, कोई
क्या कहते हैं, बीमारियों से लड़ने में, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज स्पेशली ये एनर्जी ही का, इसका काम ही है भैया कि हम बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी बनाएंगे। ठीक, तो कह रहा है कि जो फूड है, जो ग्लूकोज कह लो आप, ये ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। बेसिकली हमारे हर एक सेल में हमारा जो फूड है, ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और साथ में एनर्जी बनाता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो कि जब ऑक्सीजन हो और फिर हमारे पास रिस्पिरेशन हो, एनर्जी बनाए ऑक्सीजन के साथ मिल करके हमारा खाना, तब उसको हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और कह रहा है कि फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन इन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना ऑक्सीजन के फूड बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी जानदार में ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी नहीं बनाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि समटाइम या कुछ बहुत एक्सेप्शनल केस में ये जो हमारा फूड है ये बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी फॉर्म करता है, ब्रेक डाउन होता है, और ऐसे रिस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आती हैं। क्या? पहला तो क्या कि एयर के प्रेजेंस में भी रिस्पिरेशन हो सकता है और एयर के एब्सेंस में भी रिस्पिरेशन होता है। और दूसरा ये कि रिस्पिरेशन जो है, ये जो हमारा रिस्पिरेशन है, ये दो टाइप का हो गया। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक हो गया एरोबिक, है ना, एक हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक, है कि नहीं है? इसका मतलब है कि अब आपको ये चीज़ याद हो जाना चाहिए, आपको ये समझ लेना है कि रिस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो रिस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एनारोबिक रिस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक, इट इज़ क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बारे में और थोड़ा आगे आएगा। अब क्या रहा है, क्या अब दोनों में एनर्जी रिलीज होता है। अब इस प्रोसेस को, किस वाले को? ये ऊपर वाले को, जिसमें हमने हमारे ह्यूमन बॉडी में जो जनरली होता है ग्लूकोज यानी खाना, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है? केमिकल इक्वेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन है। आपने पहले भी पिछले चैप्टर में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, चैप्टर 5 में। नहीं देखे वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें हमने क्या बात, उसमें हमने शॉर्ट में बताया था कि ये जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। बेसिकली किसी लंबे प्रोसेस को शॉर्ट में दिखाने के लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ के इक्वेशन से ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारे खाने में पाया जाता है, यही ग्लूकोज हमारे सेल में है मान लो, और हमने ऑक्सीजन ले लिया सांस के जरिए से, और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिला तो क्या फॉर्म करेगा, क्या गिव करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि हम रिलीज करते हैं, और ये वाटर बनाएगा और ये एनर्जी बनाएगा। इसी एनर्जी का हम यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रोसेस के लिए अपने डेली लाइफ में, है ना, काम करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक जनरल इक्वेशन है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अब यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, समझिएगा, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? अब एग्जैक्टली यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन पढ़े, यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको कि सर ठीक है बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत कुछ बोल दिया, बट व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? सो आई कैन से that respiration is the process where we take in air, okay, and the air goes to cellular level and where it break down the food, especially या फूड के आप ब्रैकेट में ग्लूकोज लिख देना, ब्रेक डाउन द फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, है ना, and the carbon dioxide come back to the lungs again and we release out and we release out. The whole process is called respiration. तो यहाँ पर respiration सिर्फ और सिर्फ take in air और take out नहीं है एयर का, बल्कि उसमें एक पूरा प्रोसेस जो है इंक्लूड है, जिसमें हम सेलुलर लेवल पे ले जा करके ग्लूकोज को, है ना, फूड के साथ ब्रेक डाउन करवा करके एनर्जी फॉर्म करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो एनर्जी फॉर्म करना, बट एनर्जी फॉर्म होने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पिरेशन का डेफिनेशन होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी टेक इन एयर एंड दिस एयर गोज टू द सेलुलर लेवल एंड इन सेलुलर लेवल in every cell it break down the food, bracket में glucose, to form carbon dioxide, water and energy, and carbon dioxide we release through the lungs. Okay, the whole process is called respiration. ठीक है, I hope it is very clear. आगे बढ़ते हैं।
आप इसको नोट कर लेना, मैंने ऐसे बोल दिया, लिखा नहीं, जगह थी नहीं हमारे पास यहाँ पर। तो यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब ईस्ट के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, पाउडर के फॉर्म में मिलता है, आप इसको खरीद सकते हैं और वाइन वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली। तो कह रहा है कि ये जो ईस्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक तरह का, ये बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। दे आर कॉल्ड एनएरोब्स, मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होता है, इसलिए एनाएरोब्स कहा जाता है इसे, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाने का ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत, एयर की जरूरत नहीं होती है। दे गॉट एनर्जी थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, भाई वही चीज है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही बात मैंने बता दिया। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। अब यहाँ पर ये चीज बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वही जो खाने से हमें मिलता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसमें, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। अब आप फर्क समझिए, यहां पर जो ग्लूकोज था हमारा, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहां पर देखो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लिखा है ना एब्सेंस, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है बराबर। ये वाटर दे रहा था, यहां पर वाटर का जिक्र नहीं है। ये एनर्जी दे रहा था, यहां पर एनर्जी है, ये तो सेम है। फर्क क्या है कि ये दे रहा था वाटर और ये दे रहा है क्या, अल्कोहल। क्या दे रहा है बच्चों, अल्कोहल। तो यहां पर फर्क है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में है ना, और एक आएगा है ना, अल्कोहल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एनर्जी फॉर्म होता है। ठीक, क्लियर, बहुत क्लियर। दो टाइप का रेस्पिरेशन, दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है ना। और आप एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एनारोबिक से विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, कह रहा है कि yeasts are single cell organism, they respire anaerobically and during this process yield alcohol। अब यहाँ पर ये चीज़ आप याद कर लीजिए क्योंकि ऊपर क्लास में ये बहुत पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। अब यही चीज़ कह दिया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, और ये अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है ना। आप भी अपने घर पर चीनी घोल करके अल्कोहल बना सकते हैं। चीनी घोल करके उसमें अगर आप ईस्ट डाल दें, ईस्ट डाल के थोड़ा धूप में छोड़ दें तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। Our muscle cell can also respire anaerobically। अब यहाँ पर ये एक अलग टर्म आ गया भैया, ये क्या कहना चाह रहा कि हम लोगों में अभी तक तो हम ये पढ़े कि हम ह्यूमन बींग्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, गुड, लेकिन कह रहा है कि सच कंडीशन मतलब स्पेशल कंडीशन में हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स सेलुलर लेवल पे नहीं कह रहा है, स्पेशली मस्कुलर लेवल पे कह रहा है, हमारे मसल्स ना कुछ कंडीशन में एनारोबिक तरीके से भी रिस्पायर कर सकता है, यानी एनर्जी बना सकता है बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन के कमी में, देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब हम लोग जनरली ये नहीं करते हैं, बट कभी कभी थोड़ी देर के लिए हो सकता है। When there is a temporary deficiency of oxygen, जब कभी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे पास, तब हम लोग बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी बनाने का काम करते हैं कुछ लेवल पे, पूरे बॉडी में नहीं, कुछ पार्ट में, मसल्स में। क्लियर, देखो During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is high। अब आप कुछ भारी काम कर रहे हो, अगर आप सपोज करो आप साइकिल चला रहे हो, आप खेल कूद कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, दौड़ रहे हो, आपके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आप अपने जितना नॉर्मल एनर्जी आप बना पाते हो, आपकी सेल जो है क्रिएट कर पाती है, उससे ज़्यादा एनर्जी आप इस्तेमाल कर ले रहे हो भाई, ठीक। तो आपका बॉडी कहाँ से लेके आएगा एनर्जी? तो उस कंडीशन में आपका बॉडी क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी बना रहा होता है बिना ऑक्सीजन के। हाँ, जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, सांस तो आप दौड़ते हुए भी लेंगे, डांस करते हुए भी लेंगे, उस वक्त जो आप सांस ले रहे हैं उससे भी एनर्जी बन रहा है। एट द सेम टाइम आपके मसल्स बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा बना रहा है, क्योंकि भैया आप जबरदस्ती लगे हुए हैं क्या? नहीं, अभी हमें तो झूमना है। ले भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, मेरे जबान पर ऐसा भाई भाई आ जाता बोल के, तो तुम लोग बोलेगा कि बहन लोग की इज्जत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई लोग और उसकी बहन लोग बराबर। अब क्या है कि हमारा उठना बैठना है ना, समझ रहे हो तुम। है काहे ऊपर से रेड सिग्नल आता है भाई,
फिर से भाई की बात। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि ठीक है ये कुछ भारी काम करते हुए हमारे डिमांड होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में लिमिटेड। अब छेदवा तो इतने हैं ना, है मोटर क्या एक्स्ट्रा पाइप लगा हुआ है, वैक्यूम है वैक्यूम क्लीनर जैसा एकदम या हवा निकालेगा पंखा नहीं। कहने का मतलब है कि आप नॉर्मली ये जो भी है 2 ठो गुफा से जितना ले सकते हो नॉर्मली उतना ही ऑक्सीजन ले रहे हो उस हैवी काम करते हुए भी, और ये ऑक्सीजन आपके बॉडी के लिए इनफ नहीं है उस टाइम पे, आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो भाई। कह रहा है कि देन एनोरिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स दैट सेल फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। उस कंडीशन में हमारा मसल्स जो है एनोरिक रेस्पिरेशन करता है इस तरह एक्टिविटी करते हुए, और हम एनर्जी को फुलफिल करते हैं, लेकिन हमारा नुकसान भी है। देखिए उस वक्त ग्लूकोज, चलो खाना वाना पहले खा के रखे थे इस वजह से ग्लूकोज तो है आपके पास इनफ, वो तो पहले ही से स्टोर रहता है। खाना हर वक्त हम नहीं खा रहे होते, हर वक्त हम सांस ले रहे होते हैं। उस वक्त एनर्जी का एब्सेंस हो गया, सॉरी एनर्जी कह रहे हैं, ऑक्सीजन का एब्सेंस हो गया है ना उस टाइम पे मान लो, तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा और प्लस एनर्जी बन जाएगा। अभी देख रहे हो तुम फर्क, उस वक्त क्या बन रहा था, जनरली जब हम सांस ले रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर और एनर्जी बन रहा है, लेकिन इस वक्त क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी बन रहा है। एनर्जी तो चलो आपने अपने काम के लिए यूज कर दिया, लेकिन ये लैक्टिक एसिड हुआ क्या करोगे, ये आपके बॉडी में पेन का कारण बनेगा। वो जो काम हम करने के बाद बदन में दर्द नहीं होता है वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि आपके मसल्स में ये लैक्टिक एसिड जमा हो गया रहता है, क्योंकि आपने जो हेवी वर्क करा था उसमें एनर्जी बनाने के लिए आपने लैक्टिक एसिड भी बना दिया था, यही आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। चलिए ये फोटो में देखिए ये बंदा रनिंग कर रहा है, इस वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके मसल्स में कुछ हद तक हो रहा होगा। कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मस्कुलर क्रैम्प आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। क्यों मस्कुलर क्रैम्प क्यों होते हैं, वो जो अकड़ क्यों होता है, जकड़न। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। ये तभी होता है जब एनारोबिक तरीके से ऑक्सीजन की कमी में जब आपका सेल जो है एनर्जी बना रहा होता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है ना प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अभी आपने देखा कि लैक्टिक एसिड बन गया था जब ग्लूकोज अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं हो पाया था। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काउजेस मसल क्रैम्प्स, और यही लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में मसल्स क्रैम्प के कारण बनते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज। अगर आप गर्म पानी से नहा लेंगे या मसाज कर लेंगे तो आपको इससे राहत मिलती है, आप आराम अच्छा फील करते हो। कह रहा है क्या ऐसा भी क्यों है, इसका भी आंसर यहाँ पर दिया। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो। ऐसा क्यों है कि ये मालिश करवाने से या गर्म पानी से नहाने से आपको कैसे रिलीफ मिलता है। कह रहा है हॉट वाटर ब्रीथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब आप गर्म पानी से नहाते हो या मसाज करवाते हो तो आपके बॉडी में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो बढ़ता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड आपके बॉडी में जो फ्लो हो रहा है वेन्स में, वो उसका रफ्तार बढ़ता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा तेज़ जाता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जा पाता है हर एक सेल तक। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, एज रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। अब चूंकि ज़्यादा आप जब ब्लड यहाँ वहाँ लेके जा रहे हो तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन भी अच्छे से सप्लाई हो जा रहा है, अच्छा खासा ऑक्सीजन पहुँच रहा है। इन रिजल्ट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हॉट वाटर अकर्स। अब इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन बढ़िया से पहुँच जाता है तो वो जो लैक्टिक एसिड बना था, यही लैक्टिक एसिड क्या होता है, अब फिर से है ना भाई अपने जन्मजात किधर डाल दिए है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है फॉर्म कर देता है। समझे बात को। जो असल में जनरली हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है वो ऐसा करने से, मसाज वसाज करने से ऑक्सीजन जब पहुंचता है ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से तो ये लैक्टिक एसिड दोबारा से ये बन जाता है और फिर हमारा वो जकड़न अकड़न पकड़न खत्म हो जाता है। ले भैया टॉपिक चेंज, ब्रीदिंग। नया टॉपिक आ गया भाई। 6.2 ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना है ना, फटाफट से हवा खर्चा करना। ठीक है, एक्टिविटी दिया है, कह रहा है एक्टिविटी में अपने टीचर वचर से हेल्प ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि खर्चा हो जाओ तुम। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ब्रीदिंग क्या होता है तो टेक इन एयर एंड टेक आउट एयर, अंदर हवा लेना बाहर निकालना। इसमें आपने क्या करना है, अपने नोस्ट्रिल्स को बंद करना है, ठीक है। माउथ टाइटली एंड लुक एट दी वॉच व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। अपने घड़ी को देखना है, अपने नाक को बंद करके कि कितनी देर तक आप सांस रोक सकते हो। अपने फ्रेंड्स से भी कहना है कि आप भी कंपटीशन कर लो, 1 मिनट 1.5 मिनट कितना आप रोक पाते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप देखोगे
कि कुछ देर आप रोक पाते हो, उसके बाद नहीं रोक पाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसे कह रहा है कि नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। ये जो आप कुछ देर के बाद आप सांस नहीं रोक पा रहे हो, इससे प्रूफ होता है कि आप बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। अब ब्रीदिंग का डेफिनेशन बता रहा है कि ब्रीदिंग क्या है। आप एयर रिच, ऑक्सीजन रिच एयर को आपने टेक इन किया, अंदर लिया, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक हो गया, है ना, यहाँ तक हो गया आपका ब्रीदिंग का डेफिनेशन। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस। ये वाला नहीं है, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है। ये वाला देखो कि ब्रीदिंग का मतलब है कि टेक इन एयर रिच ऑफ ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन, एंड टेक आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन वाले एयर को एंट्री करवाना है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को आउट करना है, ये ब्रीदिंग है ना, विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब किसकी मदद से? रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से। रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? यही हमारा नॉस्ट्रिल होता है, हमारा ये विंड पाइप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास लंग्स हैं। दीज आर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन दिया है कि अंदर जो आप एयर लेते हो ना, उसको कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इनहेल करना, एक्सेल करना। इनहेल मतलब अंदर लेना। गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सेलेशन। और एयर को बाहर निकालना, इनहेल एक्सेल। तो इनहेलेशन एक्सेलेशन आप इसको याद कर सकते हो, बहुत इजी है। और मुझे लगता है कि याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो द टेक इन एयर इज कॉल्ड एक्सेल इनहेलेशन, एंड टेकिंग आउट एयर है ना फ्रॉम द नॉस्ट्रिल कह सकते हो, इज कॉल्ड एक्सेलेशन। रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिच इन ऑक्सीजन भी आप लगा दो तो ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी रेस्ट करता है कि चलो अभी थोड़ी देर सांस ना लेते हैं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस चलता रहता है, विच गोज है ना ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये चलता रहता है, चलता रहता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई पूरा दिन 24 घंटा, बल्कि पूरी जिंदगी चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और आ गया कि एक मिनट में आप जितनी बार ब्रीदिंग करते हो उसको आप कहते हैं ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में, जैसे कि एक हुआ, दो हुआ, ऐसे करके एक बार इनहेल किया, एक बार एक्सेल किया, एक हुआ, एक बार इनहेल किया, एक बार एक्सेल किया, दो हुआ। कहने का मतलब है कि ऐसे एक मिनट में आप जितनी बार करोगे उसको आप कहोगे, मतलब आपने 25 बार करा, सपोज कर रहे थे आप 20 बार करा, तो ये आपका 20 जो हुआ ये आपका रिस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट हुआ। ब्रीदिंग रेट मतलब द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। एक बार इनहेल होता है, एक बार एक्सेल होता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन। अब यहाँ पर ये भी चीज क्लियर कर लिया। एक ब्रीथ का, एक सांस का मतलब ये एक सांस नहीं हुआ, बल्कि लेकर के फिर आउट करना, ये एक सांस हुआ। अब कह रहा है कि वुड लेकिन चलो वो पहले यहाँ देखते हैं। अच्छा उसको पढ़ लेते तक यहाँ आएंगे। कह रहा है कि वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। आप अपना ब्रीदिंग रेट पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप कितनी बार सांस लेते हैं एक मिनट में। ट्राई कर लो बैठे हुए फिर। तो डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। क्या ये चेंज होता है? मतलब ब्रीदिंग रेट आपका, मान लो अभी आप बैठे हुए हो, आप अभी चेक करोगे कि आप एक मिनट में 18 बार 20 बार सांस ले रहे हो। जब आप काम करोगे, आप कुछ और करोगे, रनिंग करोगे, डांसिंग करोगे या कोई और एक्टिविटी करोगे, तो क्या उस टाइम पे भी आपका ये जो ब्रीदिंग रेट है वो सेम रहेगा? आंसर इज ना, बिल्कुल नहीं, नको, हरगिज नहीं। लेट अस फाइंड आउट, है ना, बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। ये तो कुछ कर रही है। ओह चलो। बूझो नोटिस्ड दैट व्हेन ही रिलीज्ड हिज ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम ही हैड टू ब्रीथ हैवीली। कैन यू टेल हिम व्हाई इट वाज सो। कह रहा है कि जब वो कुछ देर सांस रोक के रखा तो उसको जब सांस उसने फिर छोड़ा तो फिर उसको बहुत बड़ा गहरा लंबा सांस लेना पड़ा, ठीक है, लंबी सांस। जैसे आप बहुत रोक के रखे थे तो, है ना, तो इसके पीछे रीज़न पूछ रहा था। रीज़न इज क्योंकि हमारे बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमें हैवी जो है ब्रीथ करने का प्रोसेस करता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ब्रीदिंग करना है अलग अलग टाइम पे। मतलब आप जब रेस्ट में हो तभी भी करना है, फिर थोड़ा देर काम करके तब फिर ब्रीदिंग रेट को नापना है ना। हल्का फुल्का चल फिर करके नापना है, दौड़ करके नापना है। मतलब अलग अलग
तरीके से आप एक्टिविटी करके, पहले मान लो, चलो पहले बैठ करके नाप लेना कितना हुआ नॉर्मल जब आप रेस्ट में हो, थोड़ा पैदल चल करके फिर एक बार नाप लेना कि आपने अभी ब्रीदिंग रेट क्या है, और एक बार दौड़ करके तेज़ दौड़ करके आप नाप लेना। इस तरीके से आप अपने फ्रेंड का भी जो है कह सकते हो कि वो लोग भी ऐसा करें। अब यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम द एबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर। ठीक है, कह रहा है कि जब भी कोई ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कभी की जब भी किसी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो फिर ब्रीथ फास्टर करता है, जल्दी जल्दी एनर्जी लेने के लिए सांस लेता है। ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए सांस लेता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। चलो वो आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको देख लो, ये बहुत सिंपल सा एक है। देखो यहाँ पर आप नाम लिख देना, जैसे सपोज करो कि साहिल, क्या है साहिल। अब साहिल नॉर्मली मान लो कि 17 बार लिया, 17 इनहेल एक्सेल किया, 10 मिनट का वॉक के बाद मान लो उसने 20 करा, 100 मीटर का दौड़ के बाद उसने 25 करा, रेस्ट में मान लो उसका नॉर्मली है ना 18। ऐसे ही मान लो साहिल के बाद खुशी है ना, उसके बाद सुमन, उसके बाद सृष्टि, उसके बाद आप सेल्फ डैनियल, मतलब जो भी है। आप ये सब कुछ कर लो, अपना लिस्ट बना लो कौन कितना कर रहा है। अब यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में एक एक्स्ट्रा दिया है कि ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। अब क्या कह रहा है कि एक एडल्ट मतलब जवान ह्यूमन बींग्स 1 मिनट में 15 से 18 बार तक जनरली सांस लेता है रेस्ट में नॉर्मली। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स। अब इसकी याद कर लीजिएगा कि 15 से 18 बार सांस लेता है जब नॉर्मली एक्टिविटी कुछ भारी नहीं कर रहा था। तब जब कोई भारी एक्टिविटी करता है, दौड़ वोड़ करा, तो फिर 25 बार 1 मिनट में कम से कम सांस लेता है। नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम 25 बार लेते हैं, बल्कि गहरे सांस भी लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इवन कई दफ़ा हम माउथ से भी सांस लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम फॉर्म कर सकें। कह रहा है कि सप्लाई टू आवर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल, इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, भाई ये पुरानी बात है, ये सब हम ऊपर से बोलते आए। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? यस। क्या इससे पता चलता है कि हम लोग कोई काम करने के बाद भूखे क्यों महसूस करते हैं, भूख क्यों लगती है खेल वेल के बाद? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा फूड का ब्रेकडाउन हुआ रहता है ना। तो हमारा फूड कहीं ना कहीं एनर्जी बना के हमारा फूड खर्चा हो गया रहता है, तो हमें और फूड की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम फर्दर और एनर्जी बना सकें। जब हम कोई काम करें, हमने फास्टर क्या करा, अपने फूड को ब्रेकडाउन करा, तो हमारा जो फूड था स्टोर्ड था, जो हमने 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहले खा रखा था, वो फूड कहीं ना कहीं यूज़ हो गया एनर्जी बना करके जो काम कर रहे थे उसमें। और अब हमको और आगे बाकी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें खाने की ज़रूरत है। व्हेन यू फील है ना ड्रॉसी, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। अच्छा, जब आपको ऊँघी आती है ना, तो क्या आप जो है ब्रीदिंग रेट आपका स्लो डाउन होता है? हाँ, स्लो डाउन होता है, सोते होते हैं तो। 1 मिनट में एग्जैक्ट करो भाई, कुछ हो रहा है मेरे मोबाइल में, कुछ हो रहा है, पता है लाइव क्लास है, तुम लोग बैठे हुए हो है ना। तो 30 सेकंड मोबाइल भी देख लेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है कि हाँ वही है बिल्कुल यार, मैं जो कहा इसमें आप क्या बोलने वाली बात है। जब आप नींद में होते हो तो एनर्जी आपको मिल रहा होता है, क्योंकि आपका बॉडी कुछ ही काम कर रहा होता है, ज़्यादा हेवी कुछ कर नहीं रहा होता है, तो थोड़ा कम सांस लेके भी, थोड़ा कम ऑक्सीजन के साथ भी वो अपना काम चला सकता है। अब ले एक एक्टिविटी दिया है, यहाँ पे आपको ये सब फिगर दिए गए हैं। इस फिगर में लोग अलग अलग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये पता लगाना है कि किस में ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रहा होगा और किस में कम। तो ज़्यादा रिस्पिरेशन किस में ज़रूरत होती होगी वही बताता है। सो रहा है तो मेरे ख्याल से सबसे कम तो यहाँ एनर्जी यूज़ हो रहा होगा, उसके बाद पढ़ रहा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रहा होगा सोने के कंपेयर में।
उसके बाद ये चलने में आई थिंक है ना, उसके नहीं चलने में नहीं, मेरे ख्याल से कपड़ा थोड़ा चलने में ही मेरे ख्याल से उससे थोड़ा बाद, उसका कपड़ा धोने में उससे थोड़ा ज़्यादा, या सीढ़ी चढ़ने में उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि एंटी ग्रेविटी काम करना पड़ता है। और फिर ये डांस वांस अगर कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी डांसिंग में जो होता है, क्योंकि पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं डांसिंग में, बहुत फास्ट आप बॉडी पार्ट को मूव कर रहे होते हैं। इस वक्त आप नॉर्मली चल रहे होते हैं तो भी उतना एनर्जी की जरूरत नहीं, उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। जब ये काम कर रहे हैं भी आप चल रहे, इसमें भी पूरा बॉडी को आप अपलिफ्ट कर रहे होते हैं, इसमें भी अच्छा खासा एनर्जी की जरूरत होती है। आप कहेंगे सर कपड़े धोने में तो बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, यस होती है, बट फिर भी जैसे मान लीजिए सपोज करो ये आंटी बैठी है ना अभी, तो बैठी है तो एटलीस्ट मान लो इनके हाथ वाथ ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फिर भी एक हद तक बॉडी का कुछ पार्ट रेस्ट में है। लेकिन डांसिंग में आप अगर देखोगे तो पूरा ही बॉडी इन्वॉल्व है। सो आई थिंक दिस इज मोस्ट एनर्जेटिक वर्क ही इज डूइंग, शी इज डूइंग, सॉरी। अब यहाँ पर कह रहा है उसके बाद, अच्छा यहाँ से पहले wants to know why we yawn when we are sleepy और drowsy। अब क्या कह रहा है कि हम लोग हाफी क्यों लेते हैं, यान मतलब ये क्यों करते हैं जब हम लोग नींद में अंग आ रहा होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि जब आप बेसिकली एनर्जी की कमी होती है आपके बॉडी में ना, तो आप नींद में या इस टाइप में आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, तब आपको नींद में आ रही होती है। ठीक, अगर किसी इंसान के पास भरपूर एनर्जी हो तो उसको सोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बेसिकली हमको सोने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होती है। हमारा बॉडी दिन भर बहुत सारा कुछ एक्टिविटी करके थक चुका होता है, थकने के बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त एनर्जी की कमी होती है, इसीलिए हम लोग सोते हैं, नींद आ रही होती। तो उस टाइम पर अगर आप नहीं सो रहे होते, बैठे हुए हैं सपोज करें, हालांकि आपका बॉडी चाह रहा है कि चलो आप रेस्ट कर लो भाई, तो आप इसीलिए करते हो क्योंकि आप गहरी सांस लेते हो, आप ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लगे कि एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हो। Can you say which activity the rate breathing will be the slowest? Yes, sleeping I think. And which is the fastest? Yes, dancing I think. Assign number to the picture in the order of increasing rate. मैंने सब बता दिया, increasing rate वगैरह कि सबसे कम किस में, उसके बाद किस में। How do we breathe? अब यहाँ पर सवाल होता है कि हम लोग सांस लेते कैसे हैं। How do we breathe? The question is सांस कैसे लेते हैं बच्चों। Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostril. When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. अब यहाँ पर क्या करें, नोजल कैविटी भी बोलते हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं, जो बोलना है आपको। तो हम लोग सबसे पहले इनहेल करते हैं, और ये कहाँ से करते हैं, जाहिर सी बात है अपने नॉस्ट्रिल से करते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं ये छेद, और उसके बाद फिर नसल कैविटी हमारा अंदर है, मतलब इधर से देख रहे हो अगर आप, तो ये तो बाहर से ये छेद है, ये नॉस्ट्रिल हुआ, और इसी के इसके सामने अंदर से जो होगा, यानी नाक के अंदर वाला हिस्सा जो होगा है ना, वो वाला हिस्सा हमारा नसल कैविटी का हिस्सा। अभी फोटो में देख लेंगे हम लोग। फॉर द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू दी विंड पाइप। अब ये यहाँ पे विंड पाइप, यहाँ पे दो पाइप होते हैं, एक फुट पाइप एक विंड पाइप, जिसको हम लोग एसोफेगस ट्रैकिया कहते हैं। तो ये हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स है ना। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और ये चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है, ये पूरा हिस्सा हमारा चेस्ट कैविटी कहलाता है, जिसमें बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं, सिर्फ लंग्स नहीं है। ठीक है, और कह रहा है कि दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन साइड्स। अब ये रिब्स से घिरा, रिब्स मतलब हड्डी सब, ये नहीं होता रिब केज, ये हड्डी सब है ना। तो ये जो हमारा कैविटी है, पूरा चेस्ट कैविटी, ये हड्डियों से घिरा हुआ है, जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट करने के लिए। और कह रहा है कि मस्कुलर शीट्स कॉल्ड डायफ्राम, और इसके नीचे एक मसल है, एक मजबूत सा मसल है जो डायफ्राम कहलाता है, यानी अभी फोटो में देखेंगे है ना। चलो पहले देख ही लेते फिर आगे आते हैं। फोटो कहाँ है, यहाँ है। देखो ये नज़ल तो बाहर वाला हो गया, और अंदर वाला हो गया हमारा ये नोस्ट्रल, ये नज़ल पैसेज, ये यही है नोस्ट्रल कैविटी जिसको हम लोग कह सकते हैं। और ये हमारा चेस्ट कैविटी है, ये देखो ये पूरा हिस्सा चेस्ट कैविटी है, ये सब हमारा देखो चेस्ट वाला रिब्स है ना, हड्डियां हैं, और ये नीचे वाला जो है ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, एक तरह का पूरा एक लेयर बना रहता है डायफ्राम। और आगे आएंगे ऊपर देखते हैं, ओरल कैविटी मतलब मुंह का हिस्सा। अब यहाँ पर कह रहा है कि हम सांस कैसे लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स बता रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। अब क्या कह रहा है कि जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे जो रिब्स है ये बाहर की ओर आता है, देखो क्या लिखा है आउटवर्ड, और जो हमारा डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम नीचे की ओर जाता है ना, कहा गया डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, फोटो में नीचे दिखाया गया, देख लेंगे। और इससे क्या होता है कि अंदर में ये चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ता है, तो स्पेस बढ़ता है तो वो स्पेस में क्या भरेगा, वो खाली तो नहीं रहेगा, कैसे बढ़ेगा, तो इधर से एयर जाकर के उस स्पेस में भरता है।
अब क्या रहा है, एयर रशेस मतलब जाता है वहां पे। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, लंग्स में एयर भर जाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और फिर जब एक्सहेलेशन होता है रिब्स मूव डाउन इन इनवर्ड्स, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा रिब्स जो है हड्डी वो नीचे की ओर जाता है ना, और डायफ्राम जो है ये ऊपर की ओर आता है। डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स है ना फॉर्मर पोजीशन। अब ये चीज़ और अच्छे समझ में आ जाएगा, और एक्टिविटी है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट, अब डायफ्राम भी ऊपर आ गया, मतलब डायफ्राम भी इधर तक आ गया है ना, बत्ती का हड्डी बैठ गया तो जगह कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, जिसकी वजह से जो दब गया समझ लो एक तरह से, और जिसकी वजह से जो एयर था वो बाहर आ गया। While diaphragm moves up to its former position, पहले जैसा हो जाता है, this reduces the size of the chest cavity and air pushed out, बाहर धकेला जाता है of the lungs. These movements in our body can be felt easily. आप इसको आसानी से महसूस भी कर सकते हो। क्या करना है इसको महसूस करने के लिए, आपने बस अपने पेट पे हाथ रख करके ये डीप ब्रीथ सांस लो है ना, कीप योर पाम है ना एब्डोमेन, पेट में हाथ रख करके है ना, फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, कैसे आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है इसको फील करो। चलो, after having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion है ना competition, everyone was boasting है ना that she or he could expand it maximum. How about doing this activity in the class with your classmate? अब क्या कह रहा कि जब बच्चों ने सुना कि जब इनहेल एक्सहेल करते हैं तो कैसे हमारा चेस्ट ऐसा फूलता है और कैसे, तो सब आपस में कंपटीशन करने लगे हैं, मेरा छाती ज़्यादा चौड़ा हो रहा भाई और हम ज़्यादा फुला पा रहे हैं, तो सब एक दूसरे से एक दूसरे से सब कंपटीशन करने लगते हैं। तो आप अपने क्लासमेट से साथ कंपटीशन कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा हवा अंदर रख पाता है और इधर उधर जो भी है। अब यहाँ पर क्या, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू द कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, लंग्स को खराब करता है और इससे कैंसर भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बार फोटो देख लेते हैं भाई, ये देख लो, नहीं तो ये फिर बहुत पीछे हो जाएगा। देखो क्या होता है, जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप मतलब अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका जो रिब्स है वो बाहर की ओर आ रहा है, रिब्स बाहर की ओर आ रहा है, फूल रहा है छाती है ना, बाहर की ओर आ रहा है। एट द सेम टाइम आपको जो ये डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम नॉर्मली ऐसा है, ये डायफ्राम नीचे की ओर आ रहा है, ये डायफ्राम ऐसे आ रहा है ना, तो बीच का स्पेस बढ़ रहा है। ये भी नीचे आ गया तो इधर मान लो ये यहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया सपोज करो, तो इधर का भी इतना स्पेस बढ़ा, और ये बाहर की ओर फुला तो इधर भी स्पेस बढ़ा, तो इसकी वजह से इधर से हवा इंटर कर जाता है नॉस्ट्रिल से। जब आप सांस छोड़ते हो तो यहाँ पर डायफ्राम देखो, मान लो डायफ्राम पहले यहाँ था, अब डायफ्राम ऊपर की ओर चला गया तो इतना जगह घट गया ना, है ना, ये भी हो गया, और फिर आपका ये जो रिब्स है ये भी अंदर की ओर आता है, ये रिब्स भी अंदर की ओर आता है, उससे भी जगह घटा तो फिर फोर्स्ड आउट करके हवा बाहर आ जाता है। ये फोटो यहाँ पर दिखाया गया एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में, ठीक है। अब इसको पढ़ते क्या लिखा है, The air around us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. अब जाहिर सी बात है कि हमारे आसपास में जो हवाएं हैं वो एकदम से प्योर नहीं है, बहुत सारी हवाएं हैं जो बहुत गंदी हैं, उसमें खासकर डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक हर जगह होता ही है। कहना व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन हेयर प्रेजेंट इन आवर नजल कैविटी। नाक में हमारे पास बाल होते हैं, हेयर होते हैं, रॉ होते हैं, फर होते हैं, और ये जो एयर हम इनहेल करते हैं तो जो इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, बट कुछ अंदर भी चले जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर वही कह रहा है कि समटाइम्स दिस पार्टिकल्स मे गेट पास द हेयर इन द नजल कैविटी, और कभी कभी ये अंदर की ओर चला जाता है। दिस मे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। अब अंदर का जो कैविटी है वो इरिटेट हो सकता है, इरिटेट मतलब होता है कि फड़फड़ाना कह लो ना, वो उसको मतलब वो काफ़ी सेंसिटिव होता है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये उसको आदत नहीं है ये धुआं धूल देखने की। तो कह रहा है कि एज रिजल्ट ऑफ वी स्नीज, स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस है ना फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इन अ डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर्स आवर बॉडी। अब क्या कह रहा है, जब ऐसा होता है तो हम एकदम इरिटेट हो जाते हैं, क्या हो गया, तो फिर आप करते हो, जिससे क्या होता है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो फिर बाहर आ जाते हैं, और हमारे पास जो फ्रेश एयर है वो ही सिर्फ इंटर करता है हमारे बॉडी में। टेक केयर। अब कह रहा व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज। जाहिर सी बात है बगल वाले को खराब मत कर दो, जब भी छींक छाक करो, एक तो ये गंदा भी लगता है कि आप ऐसे है ना लड़का लोग जैसे करता है ना छींक करके, तो वैसा नहीं करना चाहिए। मैं पूरी कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, बट एज अ फन इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। लाइक वी द बॉयज़ आर enjoy to just sneeze anywhere on anyone but मुझे नहीं लगता कि रियलिटी इन केस ऑफ एवरीवन इट विल बी फिट। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। थक गया क्या, पानी पी लें? तुम लोग भी पी लो ना। अच्छा यार क्या बताओ, पानी पीने में कोई दिक्कत है? देखो पानी है अभी मेरे पास।
बिस्मिल्लाह। हमें गले से लगा लो कि ईद आई है। अरे चाबी लिखा गया, कहाँ खो गए भाई। देखो एक एक्टिविटी है 6.4। टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप, है ना, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.2। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन एंड एक्सपैंड। क्या बोल रहा है भाई, अपने दोस्तों के साथ ये खेल कूद करो। आप इंच टेप वगैरह ले करके आप छाती फुला करके कितना आप एयर लेते हो, कितना फूलता है उसका नापो, फिर आप सिकुड़ करके नापो कितना फ़र्क पड़ता है, यही सब चीज़ें। वी अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। अब हम लोग समझेंगे आगे एक और एक्टिविटी है जिसमें हम लोग एक मॉडल एक बना करके हम लोग समझेंगे कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए फोटो पे चलते हैं। इसमें लिखना है इनहेल एक्सेल के ड्यूरिंग में कितना कितना छाती फुलाता है वो लिख लेना। यहाँ देखो ऐसे छाती वाते नाप रहे बच्चे, और ये जो चीज़ है ना, ये पूरा टू अंडरस्टैंड। अच्छा वो जो एक्टिविटी था उसी एक्टिविटी का ये सब पार्ट है, इसीलिए मैं उधर आगे बढ़ा। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट ऑफ द। अच्छा इसको समझने के लिए हम लोग ये वाला करेंगे, ये सब उसी का हिस्सा, इसी एक्टिविटी का हिस्सा। तो एक बार हम फोटो देख के समझ जाएंगे। अच्छा ये अलग टॉपिक है, लेकिन पहले इसको समझो, ये वाला का ऊपर था। इसमें क्या करना, आपको एक बॉटल लेना चौड़ा सा, ठीक है। अब बॉटल लेके एक स्ट्रॉ लेना है, कोई भी एक स्ट्रॉ पाइप लेना है। आप एक सिंगल, जैसे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा हुआ, अगर ऐसा वाला ना आप बना सको तो आप सिंगल स्ट्रॉ ही ले लेना। मतलब जैसे कि आपका बॉटल है ना, इसमें सिंगल स्ट्रॉ ही लगाए और सिंगल ही एक ठो बलून लगा दिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी की तरह डबल वाला हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फिक्स कर दे, ये देख रहे हो, ये एक कॉक लगा करके रबर का कुछ ऐसा लगा करके फिक्स कर दिया, ताकि इधर उधर से जो है एयर इंटर ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ इस पाइप से एयर इंटर कर सके, ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है। नीचे आपको काट देना है, मान लो बोतल वोटल है तो नीचे काट दिए। अब नीचे उसके जगह पे एक रबर लगा देना है ना। आप एक दूसरा बलून ही लगा सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। रबर लगा दिए है ना, नॉर्मल सा टाइट करके लगा दिए, मतलब बहुत टाइट करके नहीं, ताकि उसका और आपको खींचना है तो बहुत टाइट करके नहीं होगा। एक रबर लगा दिए, चले नॉर्मल सा। उसके बाद आपने ना ये बलून डाल करके, है ना, ये पाइप और बलून डाल करके ये है ना फिक्स कर देना है। और ये नॉर्मल अभी है, ये फुला हुआ नहीं है। अब क्या करना है, आपको इस रबड़ को ऐसे खींचना है। जब आप इसको खींचोगे तो जाहिर सी बात है कि इधर से एयर लेने का है नहीं, ये सब पूरा पैक है, इधर से भी एयर लेने का जाने का है नहीं, सिर्फ ये स्ट्रो है जहाँ से एयर अंदर जा सकता है। और ये एयर जब अंदर जाएगा तो ये स्ट्रो के एंड में क्या है, बलून है, तो ये एयर कहाँ जाएगा, बलून में जाएगा, जिसकी वजह से बलून आपको फूलता हुआ दिखाई देगा। और फिर आप इसको वापस छोड़ो और फिर उसको धकेलो ऊपर की ओर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये आपका बलून सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो हवा है, ये हवा निकलेगा किधर से, जाहिर सी बात है इधर उधर से कहीं निकलने का है नहीं, तो फिर ये इसी पाइप से हवा निकल जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो है एक्टिविटी ये दर्शाता है कि कैसे हमारा बॉडी जो है इनहेल एक्सेल काम करता है। यहाँ पर हमारा जो बलून है वो एज अ लंग्स काम कर रहा है, और हमारे पास ये जो नीचे रबड़ है वो एज अ डायफ्राम काम कर रहा है। ये भी आपसे पूछा गया है ऊपर में। यू आर अवेयर दैट एयर इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। व्हाट डू वी एक्सेल, है ना, डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर। अच्छा ये तो बात की बात है, अच्छा यही सब था। अच्छा यहाँ पर सवाल है, व्हाट डू द बलून्स इन द मॉडल रिप्रेजेंट। बलून्स रिप्रेजेंट lungs. What does the rubber sheet represent? Rubber sheet represent diaphragm. Now you should be able to explain the mechanism of breathing. आप बता सकते हैं कि ब्रीदिंग कैसे होता है। अगला एक्टिविटी है जिसमें हम what do we breathe out, मतलब हम सांस में छोड़ते क्या हैं। सांस में बेसिकली हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या और कुछ, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक जो है सिलेंडर लेना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है ना, प्लास्टिक का बोतल लेना है, एक उसमें छेद करना है, और लीड एंड फिक्स इन द बॉटल, पावर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, है ना, इन द टेस्ट ट्यूब इनसाइड द प्लास्टिक स्ट्रॉ। भाई इसको भी फोटो से ही समझेंगे। ये देखो इस तरह से आपको क्या करना है, एक पाइप ले लेना है, फिर से आपको कुछ चूना पानी, इसमें लाइम वाटर ले लेना है, और ये स्ट्रॉ में मुंह डाल करके ऐसे, अच्छा स्ट्रॉ को लाइम वाटर के अंदर तक लेके जाना है, ऊपर ऊपर नहीं, अंदर तक, यहाँ तक स्ट्रॉ मानो यहाँ तक है, देख रहे हो है ना, यहाँ तक है, और फिर उसमें फूंक मारना है थोड़ी देर, और इसके कलर को ऑब्जर्व करना है। तो बेसिकली जो हमारा लाइम वाटर होता है, चूना पानी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, उसका कलर होता है धुंधला, फेडेड टाइप का। उसका कलर कैसा होता है, धुंधला फेडेड, मतलब जैसे नींबू पानी का कलर कैसा होता है, थोड़ा फेडेड होता है ना, उसका व्हाइट थोड़ी बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे।
ऐसे लाइम वाटर का भी जो कलर है वो फेडेड होता है, वाइट नहीं होता है। लेकिन जब इसमें आप फूंक मारोगे थोड़ी देर तो ये वाइट होना शुरू हो जाएगा, मिल्किश यानी मिल्क के कलर का होना शुरू हो जाएगा, दूधिया सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। हाँ बस इतना ही था। तो इससे प्रूफ होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में ऐसा पढ़ चुके हैं, नहीं देखे तो आप लिंक की डिस्क्रिप्शन में देख लेना पिछला चैप्टर, वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब भी हमको टेस्ट करना होता है कि किसी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम उस एयर को पास करते हैं लाइम वाटर से, जिससे लाइम वाटर का कलर चेंज होता है ना, और इसी लाइम वाटर के कलर चेंज से हम ये प्रूफ करते हैं कि हमारा जो एयर है वो बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ऊपर है, अभी यहाँ पे कुछ बचा था। The hole in the lid in such a way that the lips in the lime water now below। वही भाई हवा उसे। You are aware that we inhale, exhale a mixture of gases। अब ये चीज़ आप बहुत अच्छे समझते होंगे कि हम लोग जो है ना मिक्सचर ऑफ गैसेज इनहेल एक्सेल करते हैं। मतलब कोई एक ऑक्सीजन सिर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ का मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि जब हम अंदर सांस ले रहे होते सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे होते छान के फिल्टर नहीं, या फिर जब हम एयर आउट कर रहे होते हैं, टेक आउट कर रहे होते हैं तो भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, नहीं। कह रहा है क्या, डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट। जाहिर सी बात है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर अ फिल्म मॉइस्चर अपीयर्स ऑन द सरफेस फ्रॉम वेयर डज इट। अगर आप मान लो मिरर पे सांस छोड़ दे ऐसे कर दोगे तो वहाँ पर एक उसका धुंधला सा हो जाता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाता है ना, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए। तो हम जानते हैं कि हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस में वाटर भी फॉर्म होता है और वाटर हमारे बॉडी से रिलीज होता रहता है कई एक फॉर्म में। तो हम जब रिस्पायर करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं तो भी वाटर वेपर हमारे बॉडी से आधा रहता है। भाई एक मैं जी के बता दूँ, हमारा बॉडी ना ऑलमोस्ट 24 आवर्स में ना लगभग 2 लीटर का वाटर तो सिर्फ और सिर्फ इसी से लूज कर देता है। मतलब सांस के जरिए से लगभग 2 लीटर तक का वाटर जो है हमारा बॉडी रिलीज कर देता है यार, कई दफ़ा। मतलब एकदम से नापा तोला 2 लीटर नहीं होगा, लेकिन है, कहा जाता है 2 लीटर तक, अप टू। हाँ, तो हमारे पास बूझो जी आ गए हैं फिर से कुछ बूझने के लिए। बूझो wants to know how much air is person can hold in the lungs। एयर अ पर्सन, हाँ एयर पर्सन कैन होल्ड, कितना फेफड़ा में सांस और हवा रख सकते हैं, ये बूझो जानना चाहता भाई। तो देखो इसका मैं क्या बताऊँ, हमारा जो कैपेसिटी है लंग का वो लगभग 6 लीटर का है। कितना? 6 लीटर का। बट जनरली हम लोग जो सांस वास ऐसे ले रहे रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा उतना सारा 6 लीटर कैपेसिटी तक होल्ड कर रहे होते हैं, नहीं। बट वी हैव द कैपेसिटी ऑफ 6 लीटर एयर वी कैन होल्ड इन आवर लंग्स, बट दिस इज नॉट यूज्ड, है ना, एज इट्स एक्सट्रीम लेवल इन एवरी कंडीशन। यहाँ पे भी ये पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, ब्रीदिंग बेटर लाइफ, ब्रीद फॉर बेटर लाइफ, अच्छे जीवन के लिए सांस लो, वाह। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम लोग कहते हैं प्राणायामा। प्राणायामा जानते हो आप? देखो ये एक ऐसे ऐसे उंगली करके नहीं करते हैं, हाँ ऐसे करके, ऐसे, हाँ ऐसे करके अच्छे से एक पोजीशन बना के, पोस्चर बना के बैठ जाते हैं और फिर ये जो करते हैं ना, ये काफ़ी आपको एनर्जी दे सकता है। अगर कभी आप थके हुए महसूस करते हो तो बैठ करके एकदम रिलैक्स होकर के आप ये वाला करो, आई थिंक 5 मिनट, तो आपको सच में एनर्जी फील होगा, बिकॉज यू आर गेटिंग मच ऑक्सीजन विच इज मेकिंग एनर्जी इन योर बॉडी एंड इट विल फील यू बेटर। तो कह रहा है कि इससे इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक मोर एयर, दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये योगा करना चाहिए। अब उस लिस्ट को दिखा रहा है भाई, देखो जब हम बेसिकली इनहेल करते हैं, जब हम अंदर लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं। 21% ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एयर में कितना ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, सभी जानते हैं, है ना। तो 21% ऑक्सीजन मतलब हम 100% एयर का ले रहे होते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, मतलब रिच इन ऑक्सीजन, अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल गया हमको। और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% ले रहे होते हैं। जब हम अंदर सांस ले रहे होते हैं तब सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, बिकॉज एयर में इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जनरली। अब हम जब एक्सेल कर रहे होते हैं, चलो कलर क्या चेंज करना, रंग बिरंगा ना छोड़ो, जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं, जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो हम 16.4% ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। देखो लिए थे 21%, छोड़ रहे हैं 16%।
लिए थे 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे हैं ना तो हम 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं भाई, ये एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गया कि देखो इधर मिलाकर 20% हो रहे हैं, ठीक है, या थोड़ा 19-20 का फर्क है। तो ये जो है 20% तक तो एयर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मामला है, बाकी और भी चीज़ें जाहिर सी बात है शामिल होंगी हमारा सांस लेने देने में। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा, और जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन थोड़ा सा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आप रिलीज कर रहे होते हैं बॉडी से, क्योंकि आपके बॉडी ने जो एनर्जी बनाया उस प्रोसेस में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाया, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, है ना। तो तुम लोग बताओ तो, बुझो जो पहले कह रहा था कि सांस लेना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल जो शुरू में था उसका मतलब क्या हुआ? सांस लेना ज़रूरी है एनर्जी बनाने के लिए। चलो यहाँ तक तो हो गया हम ह्यूमन बीइंग का लफड़ा खत्म, कि हम ह्यूमन बीइंग यही सब नखरा करते हैं, सांस वांस लेते हैं, हमारे पास ये पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है और ये हमेशा कंटिन्यूस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ब्रीदिंग इन अदर एनिमल, लेकिन दूसरे जानवर कौन सा खेला कर रहे हैं, वो लोग कैसे सांस वांस का खेल कर रहे हैं? तो कह रहा है एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, कॉज, गॉड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन द एयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। अब ये जो बड़े बड़े जानवर हैं आपके आसपास के, बिल्ली भी, तो ये सब मतलब बहुत सारे आसपास के जितना आप देख पा रहे हो बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, सब जो है ये हमारे तरह ही इनके पास एक सिस्टम है जिसमें इनके पास नाक है, लंग्स है, ये लोग ऐसे सांस वांस ले रहे हैं। ठीक, बढ़िया। लेकिन 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 हाउ डू यू ब्रेड, लेकिन और ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे वाले या कीड़ा मकोड़ा, उसका क्या हाल है? डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग्स, क्या हमारे तरह उनके पास भी है? जवाब है नहीं। लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कॉकरोच का। वी नो दैट कॉकरोच एक क्या है? कीड़ा है। कॉकरोच के बारे में कह रहा है कि कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग्स इन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। देखो कोकरोच और बाकी भी कुछ इंसेक्ट यानी और भी कीड़े के पास ऐसा ही सिस्टम होता है, जिनमें इनके पास ऐसा फेफड़ा उफड़ा सांस वास का सिस्टम नहीं है। इनके पास है ओपनिंग्स, इनके पास डायरेक्ट पाइपलाइन बिछा हुआ है, पूरे बॉडी में डायरेक्ट हवा जा रहा है इधर से इस पार से उस पार तक, हवा महल। ठीक है, जैसे मान लो ये कॉकरोच का एक बॉडी है या कोई और भी मान लो टिड्डी उड्डी है कुछ है, मान लो क्या कि इसके बॉडी में ना ऊपर में ऐसे छेद छेद है, ठीक है, दोनों साइड से, इस साइड से, ठीक है, छेद छेद है, और ये छेद सबसे पाइप जुड़ा हुआ है, ये सबसे पाइप जुड़ा पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक, ये सब पूरा पाइप बिछा हुआ है। ठीक है, पूरे बॉडी में हर एक बॉडी में पाइप बिछा हुआ है, ये छेद से जुड़ा हुआ है। तो इसी छेद से उसके पूरे बॉडी में डायरेक्ट क्या चला जाता है? ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, और इसी छेद से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाता है। इसके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कम्प्लेक्स सा कि नाक से गया पाइप, फूड विंड पाइप होते हुए लंग्स में गया, लंग्स के एल्वेयोली से फिर एल्वेयोली से फिर वो ब्लड में गया, ब्लड से होकर के फिर वो सेल में गया, सेल में फिर जो प्रोसेस होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना वो फिर वापस ब्लड से होते हुए लंग्स में आया, लंग्स से होते फिर बाहर। तो ऐसा नहीं होता, इनका पाइप बिछा डायरेक्ट पाइप से गया हर एक सेल के ग्रुप तक, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, वहाँ तक गया और फिर टिश्यू से डायरेक्ट वापस आके छेदी से निकल गया। ये सिंपल सा इनके पास प्रोसेस होता है, ये हमारी तरह सांस नहीं लेता। अब क्या रहा यहाँ पे? दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरकल्स, है ना। अब इस छेद को, जो साइड साइड में छेद है, इसको स्पेरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेरिकल कहते हैं, इसको याद रखिएगा, स्पेरिकल्स। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। हमारा भी इस पाइप को ट्रैकिया कहते हैं, ये ऊपर वाला पाइप, ये जो हार्ड से आप फील कर रहे हो, और उन लोग का भी ट्रैकिया है। मैंने कहा ना पाइप पूरा बिछा हुआ जैसे कि डायरेक्ट, तो वो ट्रैकिया कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो पाइपलाइन है वो ट्रैकिया है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पेरिकल्स, मतलब उस छेद से होते हुए जाता है इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स, ट्रैकिया से गुजरता है वो पाइप से, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, टिश्यू मतलब सेल का ग्रुप, एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल तक पहुंच गया। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकिया, फिर वापस उसी ट्रैकिया में आता है, एंड मतलब जो बातें मैंने कही उसी को लिखा इंग्लिश में, है ना, एंड थ्रू द स्पेरिकल चला जाता है। दीज एयर ट्यूब्स आर ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब ये भी चीज़ बहुत अच्छे से समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के केस में है, ऐसा नहीं कि बाकी सारे जानवर, किसी और जानवर में ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा के केस में ये वाला जो सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है बच्चों, बढ़ो जो भी है। यहाँ पे बूझो फिर से आ गया कुछ बूझने। बूझो वांट्स टू नो इफ कॉकरोचेस, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, एंड्स एंड मॉस्किटोज आल्सो हैव लंग्स। नहीं, सबके पास नहीं है भैया, लंग्स कहाँ से आएगा? ये लोग के पास कुछ और सिस्टम है, ट्रैकिया वाला सिस्टम है। अब दूसरा हमारे पास है ट्रैकिया का, इसके बारे में तो पढ़ लिए,
किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म का मतलब क्या होता है? केंचुआ, है ना, मिट्टी में पाया जाता है, बरसात में देखते होंगे। रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 6 दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। आपने क्लास 6 में पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था। तो कह रहा है कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो अर्थवर्म होता है वो अपने स्किन से सांस ले सकता है। स्किन से, लिटरली स्किन से, हाँ स्किन से सांस ले सकता है। The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching। जाहिर सी बात है, अगर आप छुए होंगे कभी, मैं तो छुए हूँ ऑफ कोर्स, तो वो कैसा फील होता है? मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ टाइप का, और स्लिमी मतलब फिसलन टाइप का, है ना। गैसेस कैन इजीली पासेस थ्रू देम थ्रू द फ्रॉग्स हैव, है ना, अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ये जो अर्थवर्म है उसके इसी तरह की स्किन से गैसेस डायरेक्ट उसके बॉडी के एंटर कर जाता है, डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। इस तरीके से फ्रॉग की बात कर रहा है इसी में एक्स्ट्रा, कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास भी ऐसा ही सिस्टम होता है कुछ, लेकिन उसके अलावा कह रहा है कि हमारे ह्यूमन बींग की तरह उनके पास भी एक जोड़ा लंग होता है, जोड़ा मतलब दो, ठीक है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द एयर स्किन, लेकिन वो इस तरह की स्किन से भी सांस ले सकता है, और उसके पास लंग्स होते हैं तो वो एयर से भी सांस ले सकता है। विच मॉइस्ट एंड स्लिपरी, और इसका भी जो स्किन है वो भी क्या होता है? भीगा हुआ, स्लिपरी होता है। तो ये अपने स्किन से भी सांस ले सकता है, जो पानी के अंदर ही ऐसा करता है, और जब मिट्टी में बाहर रहता है तो ये सांस लेता है किससे? लंग्स से। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। इजी था, क्लियर हो गया होगा। फिर बूझो परेशान हो रहा है। बूझो हैज सीन इन द टेलीविजन प्रोग्राम दैट whales and dolphins come up to the water surface. They even release a fountain of water sometime while moving upwards. So why do they do so? भाई कह रहा है कि मछली कुछ है, जैसे कि वेल है ना, ये जब आते हैं ना ऊपर, कभी कभी ये पानी से ऊपर आ रही होती है। हाँ, तो बिल्कुल भाई, ये लोग थोड़ा लेट से सांस लेते हैं, हमारे तरह जल्दी जल्दी नहीं। तो वेल और डॉल्फिन जैसी मछलियाँ, इनके पास बाकी मछलियों से अलग सिस्टम होता है, हमारे तरह कुछ सिस्टम होता है इनके पास भी सांस लेने के नोस्ट्रिल टाइप का होता है, और ये हवा में ही सांस लेता है, पानी के अंदर अपने गिल्स से सांस नहीं लेता है जैसे बाकी मछलियाँ लेती हैं, पढ़ेंगे अभी। तो इसीलिए इनको एयर में सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आना पड़ता है बीच बीच में, है ना, सांस लेने के लिए। सांस छोड़ के, तो सांस छोड़ रहा होता है ना, तो पानी वानी निकलता है, इसीलिए उसको फाउंटेन कहा कि फाउंटेन छोड़ रहा होता है। सांस छोड़ रहा है तो वो पानी वानी ऐसे छिड़क रहा होता है। अब कह रहा है ब्रीदिंग अंडर वाटर, कि पानी के अंदर जो है ना सांस लेने का प्रोसेस कैसा चल रहा होता है। ले भाई पढ़ते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? नहीं भाई, पानी के अंदर हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, खर्चा हो जाएंगे। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन वाटर, ऑफ कोर्स बहुत सारे जानवर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? वो कैसे सांस लेते हैं? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स आपने क्लास 6 में पढ़ा है, इनके पास गिल्स होता है, ये वाला हिस्सा गिल्स कहलाता है। आपने देखा होगा रेड कलर का गलफड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, इसके पास ये वाला पार्ट होता है जो ऑक्सीजन लेने के लिए इसको हेल्प करता है। डिजॉल्व इन वाटर, कौन सा ऑक्सीजन? जो पानी में घुला हुआ है। अब ये थोड़ा समझ लेना, जैसे H2O है ना, वाटर का फॉर्मूला आपने कभी सुना होगा। तो H2O में ये ऑक्सीजन नहीं लेता है वो, बल्कि मान लो कि एक H2O ये है, एक H2O ये है ना, H2O के बीच में O2 यानी ऑक्सीजन अलग से फंसा हुआ रहता है, उस ऑक्सीजन का यूज करता है, यानी पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, जैसे हवा में घुला हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, है ना, गिल्स में क्या होता है? स्किन ही होता है गिल्स भी। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प ब्रीदिंग। आपको ये सोच रहे होंगे कैसे गिल्स से सांस ले लेता है, तो जवाब है कि गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, है ना, एक्सचेंज ना फॉर एक्सचेंज गैसेस। कह रहा है इसमें ना बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, बेसिकली खून की धारियाँ होती हैं इसमें, जो क्या करता है ब्लड, अच्छा ब्लड तो पूरे बॉडी में गया हुआ रहता है, तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे होते हैं, और यही ब्लड वेसल्स डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं पानी से, और इस तरीके से ये पूरे बॉडी तक अपना ऑक्सीजन वगैरह पहुंचा रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया गिल्स से सांस लेते हैं। अब आइए, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर? तो भाई शुरू में हमने कहा था कि यस, प्लांट्स आल्सो रिस्पायर। हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। चलो देखते हैं। कह रहा है कि लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। जाहिर सी बात है, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेते हैं, तो प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेता है। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप अंडरलाइन कर लेना कि दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि पेड़ पौधा सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं भाई, सांस लेने के लिए पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है हमारे तरह ही, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जैसे हम छोड़ते हैं। हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन खाना बनाने के लिए, सांस लेने के लिए नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जबकि सांस लेने के लिए वो भी क्या करता है? ऑक्सीजन ही लेता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
कह रहा है कि वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो हमारे बॉडी में हो रहा है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वाटर में और एनर्जी में, है ना। इन द अदर ऑर्गेनिज्म, जैसा और ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि प्लांट में ना हर एक पार्ट से ऑक्सीजन अंदर लिया जा सकता है, गिव आउट किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाक से सांस ले सकते हैं, हम यहाँ से सांस नहीं ले सकते। ऐसा नहीं इसको बंद कर लेंगे इधर से सांस ले रहे हैं आज संडे को, ऐसा नहीं है। लेकिन पेड़ पौधा ना, जैसे कि ये ब्रांचेस है तो ब्रांचेस से भी सांस ले लेगा, है ना, टॉप से सांस ले लेगा, अपने स्टीम से सांस ले लेगा, अपने रूट से सांस ले लेगा, जहाँ सांस की जरूरत है वहाँ से लेगा। अपना काम अपना आप करो, ठीक है। कुल मिलाकर की बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि पेड़ पौधा अपने बॉडी के हर एक पार्ट से सांस ले सकता है। तो आपने सुना है, तो फिर हमने स्टोमेटा के बारे में क्यों पढ़ा था स्पेशली अलग से। तो बेसिकली स्टोमेटा जो है, बेसिकली वहाँ पर जो एयर का एक्सचेंज वगैरह होता है वो सांस लेने के लिए भी होता है, और खाना बनाने के लिए स्पेशल अलग से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना, तो और ऑक्सीजन रिलीज करना होता है खाना बनाने के प्रोसेस में, उसके लिए फिर हम स्पेशली स्टोमेटा का फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। You have learned already in chapter 1 that leaves of the plant, chapter 1 लिंक है डिस्क्रिप्शन, नहीं देखा देख लेना। Leaves of the plants have tiny pores called stomata, of course stomata होते हैं for exchange of oxygen and carbon dioxide। लेकिन ये पत्ते में होता है और ये इसका कुछ और भी काम है, जैसे मैंने आपको बताया खाना बनाते हुए इसका यूज होता है। कह रहा है कि पहले wants to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। कह रहे क्या जो जड़ वड़ नीचे है, अंडरग्राउंड है ना, क्या वो भी सांस लेते हैं? जवाब है यस। कैसे? तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है, मैं आपको थोड़ा सा मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ बना दिया हमने भाई सुंदर सा। मान लो इसका जड़ है, ऐसा आता है जड़, है ना, और इस सब का उसका जड़ का, है ना, ऐसा आया हुआ पार्ट, ठीक। तो इसका ये जो पतला पतला हेयर होगा, उस वाले हेयर को ये दिखा रहा है, ये वाला जो दिख रहा है रूट हेयर, दिख रहे हो, पतले पतले जड़ को। ये सब मान लो जूम करके दिखा रहा है, वो कितना पतला होता है उसको इतना मोटा दिखा रहा है, और उसके साइड साइड में ये सब मिट्टी दिखा रहा है, ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, सॉइल देख रहे हो, सॉइल पार्टिकल्स। और उसके बीच में जो स्पेस देख रहे हो, ये सब खाली जगह। तो खाली जगह स्पेस जो होता है उसमें क्या रहता है, इसमें रहता है ऑक्सीजन, है ना, और बाकी गैसेस, मतलब इसमें नाइट्रोजन वगैरह भी रहता है। तो ये गैसेस इसमें रहते हैं मिट्टी में। तो ये जो जड़ है, ये मिट्टी के बीच में जो ट्रैप ऑक्सीजन गैसेस वगैरह होते हैं, बाकी गैसेस होते हैं, वो वहाँ से सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रूट हेयर वगैरह क्या करते हैं, तो जो एयर स्पेस होता है सॉइल में, वहाँ सांस ले रहे होते हैं, और ऑफ कोर्स वो हर एक पार्ट से सांस लेते हैं। अब कह रहा है कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। कह रहा है क्या होगा कि अगर एक बर्तन में मान लो किसी में पानी रखा है, पौधा लगा हुआ, उसमें आपने बहुत पानी डाल दिया, तो वो जो बीच में मिट्टी में स्पेस था, उस स्पेस में पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से एयर नहीं मिल पाएगा, और वो जड़ जो है वो खर्चा हो जाएगा, मर जाएगा, वो सांस नहीं ले सकेगा। इसीलिए मिट्टी हल्का होना चाहिए और बीच में स्पेस होना चाहिए, पानी पूरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रिस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, सब में होने वाला एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी, है ना, नीडेड फॉर द सर्वाइवल। अब फिर से आप लास्ट में आंसर कर दिया कि रिस्पायर क्यों जरूरी है ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि उससे वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हमने सारे ही पॉइंट्स अपने हिसाब से बहुत अच्छे से देखे, डिटेल से देखे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी यहाँ पर टर्म्स है, कीवर्ड्स हैं, ये सब हमने ऊपर में डिस्कस किया हुआ है, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं विदाउट एनी डिले एक्सरसाइज की तरफ। लाइक कर देना वीडियो को, नहीं रहा बेशरम हो, नहीं रहा, चलो मत करो, कर दो, छोड़ो छोड़ो रहने दो। एक्सरसाइजेज देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा। अब वही सब चीजें जो हमने पढ़ा, क्या क्या ही अलग पूछ लेगा। Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? जाहिर सी बात है, because the after the finishing rate, the athlete need more energy, okay, due to the energy consumption, more energy consumption, he need more oxygen to break down the food. That's why he is taking faster क्या? Faster and deeper breath. लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एनारोबिक के बीच में सिमिलरिटी यह है कि बोथ रिस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी, ओके, बोथ रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल और मसल्स। अब डिफरेंस की बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी, एनारोबिक रिस्पिरेशन रिलीज लेस एनर्जी। एरोबिक रिस्पिरेशन नीड ऑक्सीजन, है ना, एनारोबिक रिस्पिरेशन कुड बी
कुड प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो ये मैंने दो डेफिनेशन और सिमिलरिटी बता दिया, आगे आप देख लेना, एग्जाम्पल दे देना आगे। Why do we often sneeze when we inhale a lot dust laden air? अगर हम sneeze क्यों करते हैं? Because we know that we have a sensitive part in nostril area. So whenever we take something unhealthy, that is dust, so we sneeze to take it out. Take their 3 test tube, fill 3/4 of the each with water. अच्छा, देखते हैं क्या कह रहा है। 3 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, चलो भैया, 1 3/4 मतलब 4 हिस्सा करें 3 हिस्सा, मतलब यहाँ तक वाटर भर दिया, 2 इसमें भर दिया, 3 सरकारी स्कूल का बच्चा ले, 1 2 3 तुम, ठीक है, वाटर भर दिया। नाम करते ना ABC, ले ABC। कीप अ स्नेल इन द टिश्यू, इसमें स्नेल भर देना, स्नेल ले, स्नेल हो गया ये। और वाटर प्लांट टेस्ट ट्यूब, अच्छा इसमें एक प्लांट, वाटर में रहने वाला कोई प्लांट ले भर दिया। सी में आपको कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, इसमें स्नेल भी और प्लांट भी दोनों रख दिए। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, किसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा? ये सांस छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा, सांस छोड़ेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी होगा, ये भी सांस लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें दोनों मिल के छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड भाई, तो इसमें ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड आई थिंक। चलो BC में होगा। अब 5 नंबर में टिक करने वाला है, देखते हैं क्या लिखा है। इन कॉकरोचेज एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू, कॉकरोच में स्पेरिकल्स होते हैं और उससे ये इंटर करता है एयर, आपको पता ही होगा स्पेरिकल्स, है ना, अभी हमने बोला था, याद रखना इसको। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गॉट क्रैम्प्स इन द लंग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, अच्छा क्रैम्प्स क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, हमारे बॉडी में जो क्रैम्प होते हैं वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, मसल्स में कभी ज़्यादा काम करते तो हो जाता है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट है ना पर मिनट, नॉर्मल रेंज क्या 15 से 18 है ना, मैंने बोला था, इसका याद कर लेना। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, अच्छा एक्सेल करना मतलब, अच्छा एक्सेल करते हैं तो रिब्स आउट इनवर्ड जाता है, डाउन जाता है, रिब्स डाउन जाता है, मूव्स डाउनवर्ड। चलो आगे देखते हैं, मैच करने वाला है। ईस्ट, अच्छा यहाँ से फ्रॉग लंग्स एंड स्किन दोनों होता है, फिश गिल्स होता है, लीव्स स्टोमाटा होता है, स्किन अर्थवर्म सांस लेता है स्किन से, डायफ्राम चेस्ट कैविटी के नीचे होता है, ईस्ट अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ले ट्रैकिया का रह गया, ट्रैकिया किसी में, ट्रैकिया उसमें होता है कीड़ा मकोड़ा में, यहाँ पे दिया ही नहीं ऑप्शन तो छोड़ो। मार्क करना है ट्रू फॉल्स। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन, नहीं, जब एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा होगा, फास्ट होगा, तो फॉल्स हो गया। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पिरेशन ओनली द नाइट, नहीं रिस्पिरेशन हमेशा होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे में होता है, आधा सही था लेकिन रिस्पिरेशन वाली बात गलत बोल दिया, रिस्पिरेशन हमेशा होता है, दिन में भी रात में भी। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, सही बात है, वो स्किन से भी सांस ले सकता है और लंग्स से भी। फ्रॉग्स द फिशेज हैव लंग्स फॉर रिस्पिरेशन, नहीं इसके पास लंग्स नहीं होते, इसके पास गिल्स होते हैं। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, चेस्ट कैविटी इनहेलेशन, इनहेल चेस्ट कैविटी इंक्रीज, हाँ सही बात है, ट्रू। Given the below scale of a letters in which the hidden words are related to the respiration of the organism, these words may be presented for downward and along the diagonal. Find the for your respiratory system clue about these words are given below. अरे भाई ये खेला तुम कर लेना यार, मैं क्या बोलूँगा, ये सब वर्ड्स खोजने हैं। द एयर टेस्ट ट्यूब इंसेक्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब इसके लिए जो कॉमन वर्ड होंगे है ना, जैसे इंसेक्ट में एयर टेस्ट का इसको क्या बोलते हैं, एयर ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं ना, तो ये ट्रैकिया वर्ड को अब इसमें खोजना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी रिब्स बोलते हैं, तो रिब्स को इसमें खोजना है, जैसे मैं खोजता हूँ, चलो एक आठ थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। एक तो लंग्स मिल गया हमें, और भी होंगे शायद, लंग्स भी वहाँ पर कहीं पे दिया होगा। स्पेरिकल्स मिल गया, पता ना कीड़ा मकोड़ा में। तो और भी हो सकता है, आपको और खोजने हैं, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर अभी मिल नहीं रहा है, देख लेना भाई अपने हिसाब से, टाइम लगेगा आई थिंक, है कि नहीं है। अरे ऊपर चला गया ये क्वेश्चन, देखो आप 9th
बस आप 2 मिनट और लेंगे, खत्म हो जाएगा। द माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, अब ये भाई माउंटेनियर जो भी पहाड़ चढ़ाई करते हैं वो ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं? पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर द एयर इज देयर इज नो एयर। भाई गलत बात है, एयर तो होता ही है ऊपर, क्यों नहीं है? पहाड़ पे चढ़ते हुए ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि एयर नहीं है, एयर तो है, क्यों नहीं है? द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल इन द पर्सन लेस देन द अवेलेबल ऑफ द, भाई सही बात है, वहाँ पर एयर कम होते हैं जिसकी वजह से ये लेके जाते हैं। द टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर की बात नहीं है, टेम्परेचर की वजह से तो गैस सिलेंडर क्यों लेके जाएगा, कूलर लेके जाएगा। द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट, क्या नहीं, हायर नहीं होता, लोअर होता है, वहाँ पे प्रेशर कम होता है, ये उल्टा कह रहा है। इस तरीके से हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करो शेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करो क्या ठीक लगा नहीं लगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे।